डियर व्यूअर, वेलकम यू ऑल इन मनोज एकेडमी। और कई बार हम इस टाइप के सेशन करते रहते हैं। आज फिर से हमारे साथ जुड़े हैं भार्गव सरवैया जी। तो भार्गव, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनोज एकेडमी में। जी धन्यवाद सर। और भार्गव के बारे में थोड़ा सा मैं कुछ बताता हूँ, इसके बाद हम लोग इनसे खुद ही जानेंगे। इन्होंने डिप्लोमा बेसिस पे अभी ये वर्क कर रहे हैं ओएनजीसी में जूनियर इंजीनियर पे। इससे पहले इन्होंने राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जॉब किया हुआ है, वो भी इनके पास एक गवर्नमेंट जॉब थी। और इससे पहले अभी ये वर्क कर रहे थे गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड कॉरपोरेशन में। तो कई सारी गवर्नमेंट जॉब इन्होंने किया है, तो एक रिच एक्सपीरियंस है इनके पास। और कई बार क्या होता है, डिप्लोमा के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको स्पेसिफिकली ये जानना होता है कि जो डिप्लोमा बेस्ड वैकेंसी आती हैं उनकी उसके प्रिपरेशन के लिए उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो आज हम डिटेल में उसी को फोकस करेंगे। तो भार्गव, आपको मेरी तरफ से, पूरे मनु एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। तो धन्यवाद धन्यवाद सर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा आपके बारे में जानते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और डिप्लोमा कहाँ से किया आपने और प्रिपरेशन की जर्नी कैसे स्टार्ट किया। सर मैं भावनगर से बिलोंग करता हूँ और मैंने टेंथ से बात करता हूँ। टेंथ भी मैंने सरकारी विद्यालय से ही किया है। मेरी पूरी जर्नी देखे तो मैं सरकारी स्कूल से ही पढ़ा हूँ। ठीक है, मेरे टेंथ में सरकार के प्रोडक्ट हुआ पूरा। हाँ पैसे कमा के आप सरकार नहीं पैसे कमा के आप घर दे रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं। अरे सर, एक्चुअली मैं ऐसा बोल रहा हूँ सर कि फाइनेंशियली ऐसा ही था, सरकारी स्कूल से ही पढ़ाई की है और मुझे वो काम भी आया है सर। नहीं बिल्कुल। मैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ रहा हूँ कि मतलब सरकार ने आपको पाला है, बिल्कुल सरकारी स्कूल से स्टार्ट करके आपने कॉलेज तक सरकारी किए हुए हैं। तो टैक्स वैक्स थोड़ा ज्यादा दिया करिएगा, सरकार को ये कहेगी कि सर हमारी आपने बहुत मदद की, हमसे ज्यादा बच्चे। जरूर जरूर सर, और देश की सेवाएं करनी है। अभी मेरा टारगेट भी कुछ और ही है, लंबा स्नातक पहुंचना है। अरे बिल्कुल, मैं हम सबकी तरफ से शुभकामनाएं आप करते रहे। तो चलिए आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जी 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 सर, मैंने टेंथ में वहाँ पालीताना गुरुकुल पालीताना यानी कि वहाँ से की और मैं पालीताना भावनगर से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, और मैंने डिप्लोमा सर भावसी जी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट भावनगर से किया और डिप्लोमा में भी मैं कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट था। ओके। और फिर डिप्लोमा में मेरा प्लेसमेंट रिलायंस और जीएनएफसी दो कंपनी में हो गया था और मैं सोच रहा था क्या करूं। मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं जॉब ज्वाइन कर लूं, क्योंकि ऐसा क्या है, जॉब लग गई तो मैं फाइनेंशियली ऐसा था कि मैं जॉब ज्वाइन कर लूं और पापा को सपोर्ट करूं, ऐसा मैं सोच रहा था। लेकिन एक बाजू एमएससी में एडमिशन भी मिल गया था। तो हमारे प्रोफेसर और मेरे पापा ने बोला कि नहीं बेटा, तू अभी पढ़ ले, बहुत आगे जाएगा। क्योंकि मैं और दूसरी बात बता दूं, मेरे पापा 1990 की बात कर रहा हूँ, साइंस पास है, साइंस। अच्छा। ठीक है, उसका ड्रीम, मेरा तो बाद में है, लेकिन उसका ड्रीम है कि मेरा बेटा सरकारी अधिकारी बने, उसका ड्रीम उसका था। ठीक है सर। अच्छा तो उसने ही बोला कि नहीं, तू एमएससी में एडमिशन मिल रहा है तो पढ़ ले। तो फिर मैंने भी सोचा चलो पढ़ लेता हूँ, तो मैंने जॉब ज्वाइन नहीं की और एमएससी में एडमिशन लिया। ओके। और दूसरी बात ये है कि ये ओएनजीसी की इस रिक्रूटमेंट में मैं यंगेस्ट कैंडिडेट हूँ, 20 साल का। ठीक है सर। तो मैंने 2018 में डिप्लोमा कंप्लीट किया, फिर एमएससी में ज्वाइन हुआ और ये रिक्रूटमेंट आई। पहली एग्जाम ही मैंने ओएनजीसी की दी थी और बाद में ये आरएमसी और जीएसीसीएल की आई थी। ठीक है सर। ओके। ठीक है, 2019 में। और बाद में ये जीएसीसीएल और आरएमसी वो तो 2020 में आई थी, लॉकडाउन के बाद। लेकिन ये ओएनजीसी का रिजल्ट अभी आया, तो उसका फायदा ये है कि मेरे एक हाथ में डिग्री आ गई और एक हाथ में जॉब आ गई। वो मेरा लक है। ठीक है सर। तो चलिए, आपने ओएनजीसी का अगर पहले क्लियर किया तो ओएनजीसी से ही शुरू करते हैं कि बहुत बार ये होता है ना कि जो डिप्लोमा के कैंडिडेट होते हैं, आप तो आपने भी बीई कर लिया है तो डिप्लोमा वाले आपकी बात भी नहीं मानेंगे। नहीं तो डिप्लोमा वाले ऐसे कहते हैं जो स्टूडेंट्स हैं कि जो हायर डिग्री के लोग हैं, चाहे वो बीई के हों, एमई के जो लोग हैं, जो डिप्लोमा बेस पे वैकेंसी आती है, अगर उस वैकेंसी में वो लोग एलिजिबल हैं तो वो वैकेंसी मतलब उनको नहीं मिल पाती है। तो अभी चलिए आपकी अगर बात करें तो आप भी अभी बीई कर ही रहे थे साथ में,
तो आपका इस पे क्या पर्सपेक्टिव कि ऐसा कुछ पेपर होता है, लेवल ऐसा होता है कि डिप्लोमा वालों को प्रॉब्लम होती है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, या फिर ऐसा है कि नहीं अगर आप पढ़ोगे तो डिग्री मैटर नहीं करती, बीयू एमयू दैट इज नॉट अ मैटर, आप क्वालिफाई कर सकते हो? यस सर, मेरे केस में भी ऐसा ही था, क्योंकि मेरे सामने डी, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, एमई, पीएचडी, ये सब प्रोफेसर भी थे रेस में, ओएनजीसी की रेस में। ठीक है सर, अगर मैं उस समय जो डिमोटिवेट हो गया होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। उस समय की बात करता हूँ सर, 2019 की। तब मेरे एक प्रोफेसर थे डिप्लोमा के, 2016 की भर्ती में ओएनजीसी में ही लगे थे, अहमदाबाद ओएनजीसी में। उसको मैंने कॉल किया और उसके पास से स्ट्रेटेजी ली मैंने, सर ऐसी रिक्रूटमेंट आई है। तो उसने ऐसा ही बोला कि तेरे पास पोटेंशियल है, मुझे पता है, तू गोल्ड मेडलिस्ट है और एमएससी में पढ़ रहा है, यानी कि तेरा फंडामेंटल स्ट्रांग है, टेक्निकल। तो उसने ऐसा बोला कि तुम्हें कुछ करना नहीं है, तेरा 100% देना है, यानी कि तुझे एफोर्ड करना है, मेहनत करनी है, तू आ जाएगा। उसने ऐसा ही बोला था। तो फिर मैंने ये सब नहीं सोचा, मैंने अपनी मेहनत की, मेरे मेरे पर कॉन्फिडेंस रखा और कुछ नहीं, आरएस कुर्मी लेके बैठ गया और कुछ नहीं किया। चलो यही क्वेश्चन मैं पूछने वाला था कि ये आर्यस कुर्मी से काम चल गया या कुछ और पढ़ना पड़ा? जी सर, ऑनेस्टली बोलो तो मेरा फंडामेंटल स्ट्रांग था, टेक्निकल। ठीक है सर, यानी कि क्या है, ये डिप्लोमा बेस की जो भर्ती होते हैं उसमें ओएनजीसी में आरएस कुर्मी, यानी कि क्या है, अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग हो ना तो आरएस कुर्मी से काम चल जाता है, ऐसा। यानी कि और एक दूसरी बात है सर, अगर आपको कोई दूसरे मटेरियल सजेस्ट करे, आर के जैन में जाओ, इसमें जाओ, तो क्या होता है, अगर ज्यादा मटेरियल हम इकट्ठा कर लेना तो हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे बेटर है सोर्स कम रखे और क्वालिटेटिव पढ़े। तो आर्यस कुर्मी, केवल और केवल आर्यस कुर्मी पे फोकस किया था आपने, और बाकी कोई बुक, कोई मटेरियल नहीं, कोई कोचिंग नहीं, कुछ नहीं? नो, नो कोचिंग सर, कोचिंग तो कोई था ही नहीं। मैंने सिर्फ मेरा फंडामेंटल डिप्लोमा रिसेंटली पास किया, ठीक है सर, तो मेरे पास फंडामेंटल तो था ही। ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना था, थोड़ा एडवांस जाना था। तो सर ने ऐसा बोला कि तुम आरएस कुर्मी को अपनी भगवत गीता मान लो, मैकेनिकल। ठीक है, मैंने वही किया कि ये मैकेनिकल की भगवत गीता है आरएस कुर्मी, बस इसको पढ़ना है। तो मैंने बस वही पढ़ा है। उसके बाद आर के जैन को तो मैंने देखा था, लेकिन वो एक पेज भी खोला नहीं है आर के जैन का। मैंने सजेस्ट किया था दूसरे लोगों ने कि आर के जैन को भी पढ़ो, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, पहली बात। क्योंकि 2019 में रिक्रूटमेंट आई, मैंने फॉर्म फिलअप किया और 2 महीने का टाइम था और मुझे तैयारी करनी थी। 2 महीने का भी नहीं, 1.5 महीने का था, क्योंकि 11 फरवरी को मैंने फॉर्म फिलअप किया और 31 मार्च को एग्जाम थी। ठीक है सर, तो मुझे शेड्यूल तो बनाना ही था कि मुझे कैसे फोकस करना है। तो फिर मैंने क्या, बाद में तो एग्जाम पोस्टपोन हुई थी, वो मेरा लक है। तो मैंने पहली बार कुर्मी लेके बैठा ना, मैंने टारगेट किया कि नहीं इसी पे फोकस करना है। तो मैंने कॉलेज में खाली 2 कलाक लैब भरता था और फिर लेक्चर तो मैंने अटेंड नहीं किए थे, क्योंकि हम D2D वाले को तो क्या है, टेक्निकल तो सब आता है, खाली लैब इम्पोर्टेंट थी एमएसयू में, इसलिए उसकी अटेंडेंस चाहिए थी, इसलिए लैब भरने जाता था। और बाद में उसमें ऐसा शेड्यूल था कि जो आरएस कुर्मी 800 पेज और 17 चैप्टर है, मैंने 20 दिन में कंप्लीट किए थे, क्योंकि मेरे पास जुनून था सर कि नहीं। चलिए, तो चलो आप ये भी समझ लेते हैं कि मान लीजिए आप क्या टारगेट कितना बनाते थे कि एक दिन में कितना चैप्टर आरएस कुर्मी का खत्म करना है और कैसे पढ़ना है? जैसे कि अगर आरएस कुर्मी आप पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन आ रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि उनके बेसिक्स ही नहीं पता कि यार ये तो नया क्वेश्चन आ गया, इसके बारे में पढ़ा नहीं, तो सारे क्वेश्चन को कैसे टैकल कर रहे थे? यस यस सर, बस यही बताता हूँ मैं क्या टारगेट लेके बैठता था। पहले दिन मैंने ऐसा टारगेट किया था कि जो थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है वो कंप्लीट करो, और मैंने वो एक दिन में कंप्लीट कर दिया था। ऐसे कितना घंटे पढ़ना है ऐसा टारगेट नहीं था, कि नहीं ये कंप्लीट करना है ये चैप्टर, ऐसा टारगेट था मेरा। तो हर रोज एक एक चैप्टर, अगर बड़ा चैप्टर हो मशीन डिजाइन तो उसमें 2 दिन लग जाते थे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है तो उसमें 2 दिन लिया, ऐसे करके करके मैंने टारगेट किया और पूरा किया। अगर और वो एक बात जो आप बोल रहे हैं ना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता था तो क्या करता था, तो जनरली सिंपल करता था कि जो क्वेश्चन में मुझे समझ नहीं आई उसको अलग से नोट करता था मैं। ठीक है, और रिसर्च करने का मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा बहुत सोचता था। और दूसरा मेरा एनवायरनमेंट ऐसा था कि मैं सबरस हॉस्टल बड़ौदा में रहता था, तो मेरे आजू बाजू भी मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट थे।
जो एमएससी में स्टडी कर रहे थे, ठीक है सर। तो थोड़ा मैं उसको पूछ लेता था क्या है, तो मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता था। और अगर जो रिसर्च तो ऐसा भी नहीं किया, रट्टा मार देता था जो नहीं आता था, ऐसे अलग से मैंने नोट किया है वो क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन पूछे जाए तो ये मुझे आना चाहिए, भले ना वो रट्टा मारे हमने, लेकिन रिसर्च करने का टाइम नहीं था इसलिए। नहीं, बिल्कुल ऑनेस्टली आप बता रहे हो, और ये बिल्कुल सही बात है कि कई बार क्या होता है आपके पास टाइम नहीं होता, तो उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटजी अपनी बदलनी पड़ती है। जरूरी नहीं कि हर बार आप क्वेश्चन के रूट में जाएं। हो सकता है कि हर बार आप क्वेश्चन के रूट में जा रहे हैं और 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में हमने पूरा दिन लगा दिया और क्वेश्चन आए ही नहीं एग्जाम में, तो फिर उस मेहनत का कोई मीनिंग नहीं निकलती है। तो वो आपके अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि एग्जाम में कितना टाइम है, कैसे मुझे करना है। तो इन शॉर्ट आप ये कह रहे हो कि अगर जिनको ये डिप्लोमा बेसिस पे एग्जाम निकालने हैं वो आरएस खुरमी लेके बैठ जाए, और बी वाली आरएस खुरमी की आप बात कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है किसी को, डिप्लोमा बेसिस पे नहीं, ये कह रहे हैं कि आरएस खुरमी आती है बी लेवल की, उसको लेके बैठ जाइए, आप टारगेट बनाइए, एक दिन में एक चैप्टर, एक दिन में हाफ चैप्टर, जैसे भी आपकी कैपेसिटी हो। और याद रहे इन्होंने जो कहा है कि कम टाइम में इनका क्रैक हुआ, ये बार बार ये भी कह रहे हैं कि इनका बेसिक अच्छा था, इन्होंने डिप्लोमा में अच्छे से पढ़ाई किया था। तो आप ये बस सोच लेना कि आपका भी 1 महीने में एग्जाम निकल ही जाएगा कम पढ़ेंगे तो। अगर आपने पहले से पढ़ा है तो 1 महीना 2 महीना भी काफी है, नहीं पढ़ा है तो पूरा साल भी कम पड़ेगा। खैर ये कंफ्यूजन ना हो। डिप्लोमा वाले बच्चों का एक और डाउट होता है, अगर आप बता पाओ इसको तो, कि कई बार उनकी इंग्लिश वीक होती है, क्योंकि आप बी कर रहे थे तो हो सकता है आप कंपनसेट कर लिए हो, बट जो बच्चे बी नहीं करते हैं वो गुजराती में पढ़ते होंगे, गुजरात के होंगे तो महाराष्ट्र के मराठी में पढ़ेंगे, तो राजस्थान वाले हिंदी में पढ़ेंगे। तो आपका एक्सपीरियंस बताइए कि क्या लगता है कि अगर मान लीजिए गुजराती वाली बुक पढ़ा होता तो निकल पाता या नहीं निकल पाता, कि लेवल जो क्वेश्चन का लेवल होता है। यस सर, अगर गुजराती माध्यम के है, मैं मेरे खुद की बात करूं सर, मेरी भी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं थी। मेरे इंग्लिश में 10th में 65 मार्क्स आए थे, लेकिन मेरा मैथ्स और साइंस अच्छा था, ठीक है सर। यानी कि मैं गुजराती माध्यम से था, तो मेरे को एमएसयू में भी पहले सेमेस्टर में तकलीफ पड़ी थी, 3rd सेमेस्टर में। तो बाद में तो क्या मैं सेटल हो गया था, इंग्लिश आने लगी थी। लेकिन ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि अगर आप आरएस कुर्मी लेके बैठो, आप गुजराती माध्यम से हो, आपको समझ नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है सर। सिंपल लैंग्वेज में है आरएस कुर्मी, सिंपल लैंग्वेज सब समझ आ जाता है। लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना है, बस इतना ही मैं कहूँगा। अगर लेके बैठे हो तो वो पूरा करके उठो बस। नहीं, एक क्वेश्चन मेरा जो था वो आप शायद समझ नहीं पाए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा में जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे गुजराती बुक से किए होंगे, तो जो वहां पे क्वेश्चन का लेवल था और आरएस कुर्मी के क्वेश्चन का लेवल था, उनमें डिफरेंस दिखा आपको? नहीं सर, ज्यादातर मुझे डिफरेंस नहीं दिखा। जो क्वेश्चन थे बी लेवल के, जो क्वेश्चन थे उसमें डिफरेंस दिखा था कि ये फंडामेंटल तो हमने पढ़ा ही नहीं। जनरली क्या है, फंडामेंटल तो डिप्लोमा में कवर हो जाता है, लेकिन वो एडवांस क्वेश्चन जो होते थे वो मुझे समझ में नहीं आए थे, तो मैंने बस वो नोट किया। यानी कि क्या है, डिप्लोमा अगर आपने पूरी इज्जत से पढ़ा हो सर, तो आरएस कुर्मी कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो हो जाती है। बस ऐसा ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करे, बस और कुछ नहीं कहना। तो ये आपका रिसेंट एग्जाम भी है। इसके बाद अगर हम चलिए मान लीजिए ओएनजीसी की बात अब छोड़ते हैं, ओएनजीसी हमने काफी, ओएनजीसी के लिए आरएस कुर्मी आप कह रहे हो सफिशिएंट है, ये ध्यान रहे हम डिप्लोमा बेस की वैकेंसी की बात कर रहे हैं, मतलब जेई की बात कर रहे हैं। अगर आप जेई के एग्जाम दे रहे हो जो रीजन वाइज होता है ओएनजीसी में, तो आप आरएस कुर्मी प्रीफर करिए, क्योंकि आपके सामने एक लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने आरएस कुर्मी पढ़ के अपना एग्जाम निकाला है। बाकी काफी सारे लोग ग्रुप में हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जो ओएनजीसी में सेलेक्ट हुए हैं, तो आप उनसे भी पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। खैर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो आपकी गुजरात स्टेट कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें, तो उसके प्रिपरेशन के लिए भी आपने आरएस कुर्मी ही पढ़ा था या उसके लिए कुछ सेपरेट बुक्स या कुछ भी दूसरे मटेरियल फॉलो किए थे? उसकी प्रिपरेशन मैंने की ही नहीं थी। मेरी जो आरएस कुर्मी की बुक थी, जब मेरा वो एग्जाम का डेट आया 10 दिन पहले, तो मेरी बुक तो वो बड़ौदा में पड़ी थी और तब लॉकडाउन था, मैं घर पे था, ठीक है सर। तो उसकी मैंने प्रिपरेशन कुछ की नहीं थी, लेकिन मेरा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग था और आरएस कुर्मी का जो पढ़ा था वो मुझे याद था। वो ऐसे पढ़ लिया था कि अगर क्वेश्चन पूछो तो मैं ऐसा बोल देता था कि इस पेज पे होगा, ठीक है सर। तो मैंने वो पढ़ाई की थी ना, मैंने जो ओएनजीसी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। कई बार मैं ढूंढता हूँ ऐसे लोगों को कि ये आप लोग कैसे पढ़ते हो कि आपको एक क्वेश्चन याद हो जाता है कि ये क्वेश्चन इस पेज पे है।
मतलब क्या क्वेश्चन पढ़ते थे पेज भी पढ़ लेते थे, अगर मान लीजिए कोई पूछता है ये क्वेश्चन किस पेज पे तो बताऊंगा, या नहीं इसलिए नहीं पढ़ते हो कि इसलिए पढ़ते हो अगर किसी को दिखाना है तो मैं बता दूंगा कि देखो ये वाला क्वेश्चन इस पेज पे, ताकि उसको लगे कि इसने तो पूरा पढ़ लिया बहुत अच्छे से और सामने वाला बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाए। मतलब पेज क्यों नहीं याद ऐसा करते हो आप? मैंने पेज कई वैसे सारे नहीं बताता हूँ। कई सारे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स देखे हैं ये बताने के कि हमको सब कुछ आता है। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाबा लोगों की बात कर रहा हूँ कि वो पढ़ लेते हैं और बता देंगे कि देखो ये वाला श्लोक इस पेज के इस नंबर इस बुक के इस पेज में है। तो जो पब्लिक सुन रही होती है उनमें ऐसी हाइप क्रिएट हो जाता है कि यार तो बाबा बहुत नॉलेजेबल है। तो क्या सच में पेज याद हो जाता है या जानबूझ के याद करते हो? नहीं नहीं सर, पेज नंबर यानी कि ऐसा बोलते थे इस चैप्टर में जाओ, यानी कि अगर बार बार कुर्मी पढ़ी है सर तो आपको याद तो आ जाते हैं इस पेज से इस पेज के बीच होता है। ऐसा कह देते कि इस नंबर पे जाओ वहां पे तुझे मिल जाएगा ये क्वेश्चन, यानी कि वो क्वेश्चन सारे मगज में स्कैन हो जाते हैं। इस तरह से मैंने पढ़ाई की थी, यानी कि 4 से 5 बार मैंने रिवाइज की थी आर एस में ऐसा। तो अच्छा चलिए, अब इसके अलावा जैसे अगर हम इन तीनों वैकेंसी की बात करें, राजकोट जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की आप बात कर रहे हो, गुजरात इलेक्ट्रिक बोर्ड की जो बात कर रहे हैं आप, ओएनजीसी की, इसके अलावा भी कोई सा एग्जाम दिया आपने? यस सर, मैं मेरी डिप्लोमा की बात करता हूँ, रिलायंस और जीएनएफसी में मेरा प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। और उसके अलावा मैं आता हूँ सर जब ओएनजीसी का रिजल्ट नहीं आ रहा था और कुछ मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मेरा इंटेंशन एक ही था कि लेनी है तो बस सरकारी लेनी है, ठीक है। तो मैंने चालू किया बिन सचिवालय का प्रिपरेशन, 2019 की बात कर रहा हूँ। ओके। 15 नवंबर 2019 को मेरा बिन सचिवालय का पेपर था और मैंने उसकी 3 महीने प्रिपरेशन की थी। वहाँ वहाँ कॉलेज में हंसा मेहता लाइब्रेरी बड़ौदा में हो, पीके गज्जर लाइब्रेरी है वहाँ, यानी कि क्या है कॉलेज में तो सिर्फ मैं लैब को अटेंड करता था और लेक्चर नहीं पढ़ता था। तो मैंने वो प्रिपरेशन की और उसमें भी मेरे 110 मार्क आए थे 200 में से, लेकिन वो एग्जाम तो कैंसिल हुई। मैं उसमें तो जाता भी नहीं क्योंकि मेरी तो ओएनजी की लग गई थी। लेकिन वो मैंने नॉन टेक्निकल तैयारी भी की है सर। वो बोलते हैं ना सर, इंजीनियर को अगर पीयून भी बन सकता है और कलेक्टर भी बन सकता है। मतलब आप वो सब तो ठीक है, मगर आप 3-4 बार बोल चुके हैं कि ये बंक करते हो आप क्लास, ठीक है। जो स्टूडेंट देख रहे हैं आपके पास चिन्ह तो चल के अगर बंक करेंगे, आपके प्रोफेसर भी देख रहे हो, देखेंगे अगर ये आपका इंटरव्यू, तो कहेंगे कि ये लड़का तो जा जाके बता रहा है कि बंक करो बंक करो। मतलब आपको ओके ओके सर, सॉरी। नहीं, आपको क्या लगता है कि क्लास आप अगर नहीं चले इस पर बात करते नहीं, ये सच्चाई है इंजीनियरिंग की, इसमें कोई बात नहीं है। हमने भी बंक किए हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो भी बंक करते हैं। इंजीनियरिंग का एक आप ट्रेंड कह लो या फिर उनकी मेंटेलिटी या इन्वायरमेंट कह लो, ये बंक होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। गेट के एग्जाम आता था तो हमारे यहाँ तो जानबूझ के छुट्टियां करते थे, उनको पता था कि बच्चे आएंगे ही नहीं कॉलेज में, फिर क्या ही चला के मतलब है, तो वो प्रिपरेशन लीव भी दे देते थे। सर नहीं नहीं सर, मेरा मीनिंग ऐसा नहीं है सर, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट लेक्चर भरता था सर, क्योंकि मेरे को तैयारी करनी थी सर, इसलिए मैंने वो लेक्चर छोड़े भी है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। हाँ नहीं बिल्कुल, प्लानिंग करनी पड़ती है और बहुत सारे आइए, मैं आपके ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं ऐसे ही लाइट मोड में कह रहा हूँ, इसको सीरियसली नहीं लेना है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये ट्रेंड है, बच्चे इंजीनियरिंग के जो होते हैं वो क्लास बंक करते हैं, इसमें कोई इफ नॉट बट वाली कोई सिचुएशन नहीं है। कोई भी इंजीनियरिंग किया है वो कहते कि एक भी क्लास बंक नहीं किया हो तो वो झूठ बोल रहा है, और जो बंक नहीं करता था ना उसको सारे मिलके गालियां देते थे। अगर कोई चला गया क्लास और सबने बंक किया है तो उसको जितनी गालियां मिलती थी वो वही जानता होगा, और उसको क्लास से बाहर भी कर देते थे, इससे बात ही नहीं करना, ये तो हमारे बीच का है ही नहीं। तो बंक करते हैं नो डाउट, बट हम कभी इस चीज को प्रमोट नहीं करेंगे। आप लोग क्लास में बैठे, क्योंकि क्या होता है जो चीज आप खुद से पढ़ते हो उसमें आप अगर अपना 4 to 5 आवर देते हो, वही क्लास में बैठ के आप 1 आवर में सीख सकते हो और उसे अच्छा सीख सकते हो। अगर किसी ने अपना टाइम खराब करके आपके लिए क्वेश्चन, आपके लिए मटेरियल, आपके लिए चीजें प्रिपेयर किया है, आपको शॉर्टकट खाना बना के खिला रहा है, तो आपको बना के क्यों खाना है? तो जरूरी नहीं कि क्लास बंक करें, बट ठीक है एग्जाम टाइम में सब लोग करते हैं क्योंकि उनको किसी पर्टिकुलर चीज पे फोकस करना होता है। यस सर, क्लास क्लास बंक करने के पीछे एक ही रीजन था सर, क्योंकि मेरे एक के बाद एक एग्जाम आ रही थी सर, इसलिए मैं तैयारी कर रहा था। अगर अगर मुझे टेक्निकल कोई डाउट होता था सर तो मैं पर्सनली मेरे प्रोफेसर के पास सीखने जाता था एमएससी में।
तो मुझे बोलते थे नहीं नहीं अच्छा डाउट लेके आया। ये आपके पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है, ये बैकग्राउंड देख के लग रहा है कि ये जो क्वार्टर्स हैं आपके, ये पीएसयू वाले के, वो फैन वाला जो लग रहा है ना, वो सभी पुराना लग रहा है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो थोड़ा कैमरा बैक साइड करिए, जो बच्चे देखना चाहेंगे किस टाइप की फैसिलिटी मिलती है, किस टाइप के रूम मिलते हैं रहने के लिए, तो थोड़ा सा उनको पता। ये जो मेरे सर मैं दिखा था, ये मेरे पीछे है, वो तो मैंने ही लगाया है जो ये सच्चे म्यूजिक। ठीक है सर? नहीं वो तो ठीक है, ये मैं फैन की बात कर रहा हूँ, जो फैन का रेगुलेटर है ना, ये कंपनियों में ऐसे ही रहता है। ये देखिए सर फैन है, पूरा नहीं होगा। और ये कबाट आता है एक रूम में, ये 2 BHK क्वार्टर मिला है सर मुझे। मैं बस इसलिए पूछा कि कई बार लोग होते हैं ना कि इस बात से प्रमोट होते हैं कि ओएनजीसी में कितना पैसा मिलता है, कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं, घर कैसा मिलता है रहने के लिए, क्योंकि ये चीजें मोटिवेट करती है आदमी जाने के लिए, इसलिए बस इन जनरल में पूछा। तो आप कह रहे हो 2 BHK मिलता है, तो ये आपका एक रूम हो गया, इसके बाद हॉल होगा, एक अलग रूम भी है, दूसरा रूम भी है। हाँ 2 रूम है, एक हॉल है, एक किचन है, बस ऐसा 2 BHK। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक अच्छी, मतलब ओएनजीसी के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं, जो ये भी ऑयल सेक्टर कंपनी है, वो सबसे हाई पैकेज देने वाली कंपनी है इंडिया में। अगर किसी को ज्यादा पैसे कमाने हैं तो डेफिनेटली ओएनजीसी में, आईओसीएल में, बाकी जो ऑयल सेक्टर कंपनी उसमें जाए। तो चलिए भार्गव, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आपसे कि अगर आप अपने तरफ से जितना भी आपका एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज है, कुछ एडवाइस देना चाहेंगे एस्पिरेंट्स जो डिप्लोमा होल्डर है, स्पेशली उनको बहुत टफ टाइम इसलिए होता है क्योंकि उनका कंपटीशन होता है। जैसे आप तो बी कर रहे थे तो आपके पास एक एक्सपोजर था, बहुत सारे ऐसे हैं जो बी नहीं करते हैं। तो आप अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको कुछ स्पेसिफिक एडवाइस देना चाहेंगे कि प्रिपरेशन टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? ठीक है सर, बस यही कहना चाहूंगा सब एस्पिरेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं, पहले तो डीमोटिवेट मत होना। आप अपने आपको मोटिवेट रखना कि नहीं मेरे से होगा। इफ यू बिलीव देन यू कैन, बस यही मोटो, ये तो मेरा मोटो है, इफ यू बिलीव देन यू कैन। और दूसरी बात, अगर कोई गोल सेट करके बैठे हो तो बस आप उसकी स्ट्रेटेजी बनाइए और अपना काम कीजिए, और टारगेट सेट करके काम करो। ऐसा मत सोचो कि इतना घंटे पढ़ना ही है, नहीं, जितना पढ़ रहे हो वो एफिशिएंट पढ़ो। भले आपने 5 या 6 कलाक पढ़ा है, लेकिन जो पढ़ रहे हो वो एफिशिएंट पढ़ो, और टारगेट सेट करके बैठो कि नहीं आज मुझे ये चैप्टर पूरा करना है तो करना है, भले ना रात के 2 बजे या रात के 3 बजे तक पीसीओ चले, और अगर वो चैप्टर पूरा हो जाए 11-12 बजे तो बस वो रख देना है, फिर एंजॉय करना, लेकिन पहले टारगेट सेट करना है। और दूसरी बात मैं बताऊंगा, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो वो मैं एक सजेशन दूंगा, वो मेडिटेशन करो, माइंड को रिलैक्स करो, वो सब शेड्यूल को इंक्लूड करो। तो वो कंटिन्यूअस पढ़ना नहीं है, कुछ रिलैक्स भी होना है, 2-3 घंटे पढ़ो, फिर रिलैक्स हो, कुछ गार्डन में जाओ, फ्रेंड के साथ बातें करो, कुछ अच्छा काम करो, प्लेइंग भी करो, क्रिकेट वगैरह भी खेलो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। 1 कलाक वो भी समय निकालो, पूरे दिन पढ़ना नहीं है, फ्रेश भी होना है, वरना कुछ याद नहीं रहेगा। ठीक है? और बाद में मैं आता हूँ सर, बस बाद में जो रिवीजन का जो है ना, वो रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। रिवाइज करो, जो आपने प्रिपेयर किया है उसको रिवाइज करते रहो बस। और लास्ट टाइम में कुछ नया पढ़ने की ट्राई मत करो कि चलो ये पढ़ लेता हूँ, नहीं, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, बस मैं यही मानता हूँ। और लास्ट में मैं ऐसा बोलूँगा सर कि अब्दुल कलाम की मुझे बातें आज याद आती है, क्योंकि मैंने उसकी बुक पढ़ी है और इंस्पिरेशन भी है वो मेरा। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, यू कैन चेंज योर हैबिट, श्योरली योर हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर डेफिनेटली। और फिर एक और बात याद आती है, योर पास्ट इज वेस्ट पेपर, योर प्रेजेंट इज न्यूज पेपर, योर फ्यूचर इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर, so read and write carefully, otherwise your life will be a tissue paper। ये तो आपने खतरनाक बात बता दिया। और एक चीज मैं लास्ट में जाते जाते कहूंगा, आप ये जो मूछे ऊंचे आपने बढ़ा रखे ना, ये स्मार्ट लग रहा है, आप चश्मा भी आपका मस्त बढ़िया लग रहा है एकदम, और ये मूछे आपकी खतरनाक है यार, जबरदस्त। वो तो मैं सर, मुझे इंटरेस्ट है, और ये मेरा क्या बोलते हैं, मैं रखता ही हूँ पहले से, डिग्री कॉलेज ना एकदम बिल्कुल आपके ऊपर ये शूट कर रहा है। और चलिए हम
हम उम्मीद करते हैं कि आगे आपका जो ड्रीम है वो कंप्लीट हो और सक्सेसफुली आप कंप्लीट करें। बाकी ग्रुप में अगर आपसे कैंडिडेट्स कुछ पूछते हैं तो आप उनको थोड़ा रिस्पॉन्ड करिएगा। एंड थैंक यू सो मच अगेन कि आपने हमें ज्वाइन किया, और मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना आपको, कंग्रेचुलेशन फॉर फ्यूचर, जो भी आपके ड्रीम है वो कंप्लीट हो। चलिए, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर।